अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया के मंजरनामे पे होने वाली बड़ी डेवलपमेंट। चाइना जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे बड़ा गाड़ियों का एक्सपोर्टर बन गया है। पिछले साल 2023 में चाइना से 52 लाख गाड़ियां दुनिया भर में एक्सपोर्ट की गई और 102 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू कमाया गया, जबकि जापान ने सिर्फ 43 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट की और उसका रेवेन्यू 90 बिलियन डॉलर्स के करीब रहा। तो देखिए दुनिया किन मैदानों में एक दूसरे से मुसाबकत कर रही है। और हमारे यहां हालात ये हैं कि पिछले साल के आखिरी जो 6 माह थे, जुलाई से दिसंबर सन 2023 के दौरान पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल्स में 56% कमी वाक़ई हुई है और पाकिस्तान में सिर्फ 30,662 गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। हालांकि पाकिस्तान में सालाना गाड़ियां बनाने की कैपेसिटी जो है वो 4 लाख से ज्यादा है। अगर 6 महीने के फिगर्स को डबल कर लें, एक साल के ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो पाकिस्तान इस मालियाती साल में बमुश्किल 62,000 गाड़ियां बेच पाएगा। तो पाकिस्तान में गाड़ियां किस तरह सस्ती हों? अगर हम लोगों ने 4 लाख की कैपेसिटी की बजाय सिर्फ गाड़ियां ही 62,000 प्रोड्यूस करके फरोख्त करनी है तो हम तो किसी सूरत पाकिस्तान में ना गाड़ियां सस्ती कर सकते हैं, ना अच्छे मॉडल्स पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो सकते हैं। वजूहात आपको बताने की जरूरत नहीं। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा वहां पर माशी जवाल शुरू हो जाता है और वही माशी जवाल हर फील्ड के अंदर चीजों को तितर बितर कर देता है। सिर्फ दिसंबर के महीने की बात करें तो दिसंबर सन 2023 में पाकिस्तान में 4,916 गाड़ियां फरोख्त हुई। इससे ज्यादा गाड़ियां तो इंडिया सिर्फ 10 घंटों में बेच लेता है। गुज़िश्ता साल इंडिया में 36 लाख गाड़ियां फरोख्त हुई और अगर हर घंटे की बात करें तो वहां पर 500 गाड़ियां फरोख्त हो रही हैं। 10 घंटों में 5,000 गाड़ियां फरोख्त की जा रही हैं इंडिया के अंदर और हम लोगों ने पूरे महीने में 5,000 गाड़ियां फरोख्त नहीं की, ना दिसंबर में की, ना नवंबर में की, ना अक्टूबर में की। तो यही वजूहात है कि हमारे यहां गाड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, महंगी है। एक तो इसका बहुत बड़ा आंसर ही है। दूसरा, हम दुनिया की 3 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट से बाहर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया में 3 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट की इंडस्ट्री है। इसके अंदर हर साल तकरीबन 7 करोड़ गाड़ियां बनती हैं और 1 करोड़ 30 लाख लोग इस फील्ड के अंदर जॉब्स पर हैं। 10 लाख रोबोट्स उसके अलावा हैं, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख तो लोग काम कर रहे हैं, इनके पैरेलल 10 लाख से ज्यादा रोबोट्स गाड़ियां बना रहे हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो अगर हमारा हमसाया, हमारा दोस्त चाइना सिर्फ गाड़ियों के एक्सपोर्ट से 102 बिलियन डॉलर्स कमा सकता है, जो कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा रकम है। हम तमाम जो चीजें बेचते हैं दुनिया को, तमाम जो चीजें मंगवाते हैं, उससे भी ज्यादा मालियत की सिर्फ गाड़ियां फरोख्त की हैं चाइना ने पिछले साल। और एक साल में उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स में 56% इजाफा किया है। सिर्फ रशिया को उन्होंने अपनी गाड़ियों के एक्सपोर्ट्स में 545% इजाफा किया है। 9 लाख गाड़ियां चाइना ने रशिया को बेची हैं। यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया की बहुत सारी कंपनियां रशिया से निकल गई, जिनमें गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां भी थी। तो चाइना ने फौरी तौर पर मार्केट देखते हुए खुद को वहां भेजा और वहां पर 550% गाड़ियों के एक्सपोर्ट में इजाफा किया। ऐसे ही तो उन मुल्कों की इकोनॉमीज ट्रिलियंस में नहीं बढ़ रही। जहां अपॉर्चुनिटी देखते हैं वहां पहुंच जाते हैं, फिर उस अपॉर्चुनिटी को नीयत से कैच भी करते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फील्ड ही देख ले। पहले अमेरिका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आगे था, यूरोप ने बहुत रिसर्च की, चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग की, उनकी गाड़ियां देखकर कॉपी पेस्ट किया, कुछ एडिशन किया। तो आज हालात ये हैं कि चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिकन और जो यूरोपियन है उनसे सस्ती भी हैं और मेयार में भी तकरीबन उनके करीब तरीन आ चुकी हैं। अब अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में क्या बात होती है, वो चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हैं और चाइना दुनिया के अंदर अब 1/3 इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया है। यानी दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट होती हैं उनमें से 33%
सिर्फ चाइना एक्सपोर्ट कर रहा होता है। इवन टेस्ला ने चाइना में जो अपनी फैक्ट्री लगाई है वो चाइना की तीसरी बड़ी गाड़ी एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्री बन गई है। तो देखिए दुनिया किस तेज रफ्तारी से बदल रही है। चाइना ने अपने जहाज ले लिए हैं गाड़ियां एक्सपोर्ट करने के लिए। चाइनीज गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने अपने बहरी जहाज ले लिए हैं। 40 बहरी जहाज हैं अब चाइनीज गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के पास, जो सिर्फ गाड़ियों को एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में। ऐसे ऐसे बहरी जहाज है कि एक जहाज के ऊपर 7,000 गाड़ियां पार्क हो जाती हैं और वो किसी मुल्क जाकर वो गाड़ी डिलीवर करती हैं। अब इसका फायदा क्या हो रहा है? चाइना के किसी मुल्क के ऊपर मोहताजी नहीं है। कोई मुल्क कोई शिपिंग लाइन कल को बाइकआउट करती है, ब्लैकमेल करती, चाइना को उसका कोई फिक्र नहीं है। फिर डायरेक्ट रूट है, जिस मुल्क में उन्होंने गाड़ियां भेजनी है वो फौरी तौर पर अपनी शिपिंग लाइन के जरिए उस मुल्क को भेजते हैं। फिर तीसरा, चाइना से डॉलर बाहर नहीं जाता, क्योंकि चाइनीज कंपनीज हैं उनको पेमेंट होती है युआन के अंदर। यही अगर इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस के जरिए चाइना अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करता रहे तो उनको डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एक 100 मिलियन डॉलर्स के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है, वो हर साल 6 बिलियन डॉलर्स शिपिंग लाइंस को सिर्फ किराया अदा करता है। जी हां, हम दुनिया भर को जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, इन तमाम चीजों को भिजवाने और मंगवाने के ऊपर जो हमारा किराया लगता है वो 6 बिलियन डॉलर्स पर ईयर लगता है। तो अगर हम अपनी शिपिंग लाइंस बना लें, उसके जरिए हम उन्हें रुपयों में पैसे दें, वो रुपयों में पैसे लेंगी, डॉलर पाकिस्तान से निकलेगा नहीं। पाकिस्तान में जहां डॉलर के बहुत ज्यादा मसारिफ हैं, हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो एक ये भी होती है कि हमने किराए की मद में 6 अरब डॉलर्स हर साल देने हैं। इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस हैं, उन्हें आप डॉलर में ही पे करेंगे तो आपका सामान लेकर जाएंगे और वापस आपका सामान डिलीवर करेंगे। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक शिपिंग की कंपनी है, PNSC। जबकि भुट्टो दौर के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर नेशनलाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान में 70 से ज्यादा शिपिंग कंपनीज थी। बदकिस्मती से उस नेशनलाइजेशन ने उन तमाम शिपिंग कंपनीज की कमर तोड़ दी। एक PNSC है जिसका ज्यादा कारोबार तेल और इस तरह की जो चीजें बल्क में आती हैं पाकिस्तानी रियासत के लिए, वो लाने के ऊपर है। हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि हमारे यहाँ जो खुर्दनी तेल इंपोर्ट होता है मलेशिया से, इंडोनेशिया से, उनके लिए जो टैंकर्स होते हैं वही पाकिस्तान की जो ये ऑयल मिल्स हैं वो ले लें और हमें डॉलर्स में पे करके वो टैंकर से माल ना मंगवाना पड़े। लेकिन हमारा सेठ भी तो फिर उसी मेंटेलिटी का ना। अगर इस मुल्क में मौजूद 100 से ज्यादा ऑयल मिल्स मिल जाएं, अपने टैंकर्स चार्टर कर लें, वो टैंकर्स यहां से जाएं, वहां से ऑयल लेकर आएं, दुनिया भर में भी वो टैंकर्स जाकर ऑयल डिलीवर करें, तो क्या हमारे ज़रिए वादा नहीं बचा सकते? इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर है, 16.5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स चार्टर कर लें, किराए पे ऐसे शिप्स ले लें जो कि एक्सपोर्ट्स में मदद करें, तो क्या पाकिस्तान इस मैदान में आगे नहीं आ सकता? आगे आ सकता है। हमारे मसाइल इस कदर फैले हुए हैं कि कोई भी हुकूमत इन मसाइल को हल करने की पोजीशन में नहीं है, इल्ला ये कि मुस्तहकम हुकूमत आए, लोगों के फीडबैक, लोगों की बैकिंग से आए, जेन्युइन जो यहां पर चेंजेस करनी है, जेन्युइन जो यहां पर इस्लाहात करनी है वो इस्लाहात करे। उसके बाद ही पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है। लूली लंगड़ी इत्तेहादी हुकूमत इस मुल्क के किसी फायदे में नहीं, इस जो निगरान हुकूमत है इससे ज्यादा नुकसान से साबित होगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।